Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT JEE Advanced 2021 पेपर। ये क्वेश्चन पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। इससे अटैच 2 क्वेश्चन्स थे। एक क्वेश्चन ये है, एक इस क्वेश्चन इसके नीचे है। वो भी बात करेंगे। दोनों क्वेश्चन की एक साथ बात करते हैं। सुनना ज़रा। तो ईज़ी है वैसे क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि नीचे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला। ये जो आपको मैच करना है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर मैं इस हाइड्रोजन को कैसे कैसे ब्रेक करूँ, इस हाइड्रोजन को मैं होमोलिटिकली अगर क्लीवेज करूँ, तो ऐसे में पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए या फिर इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं कहूँ कि ऊपर जो इतनी सारी कहानी लिखी हुई है ना, इस सब कहानी को हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का क्वेश्चन हो गया। अब जीओसी वाले कॉन्सेप्ट से मेरे को ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ से जब होमोलिटिकली क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। उन फ्री रेडिकल्स की एनर्जी या फिर कहो उन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी मेरे को अरेंज करनी आनी चाहिए। तो अगर आपको फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी अरेंज करनी आती है, तो इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला जो ये सारी कहानी लिखी हुई है इसका कोई लेना-देना नहीं है नीचे वाले क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से। तो जैसे मान लो कि मैं चारों को एक बार बना देता हूँ। जैसे मान लो पी से जो आपका बनेगा वो कैसा फ्री रेडिकल बनेगा देखो, पी से जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा, यही तो है। आपको कह रहा है ये वाला हाइड्रोजन हटा दो होमोलिटिकली, होमोलिटिकली जब भी हटता है तो फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा, ठीक है। क्यू से जो चीज़ बनेगी वो क्या है? वो है आपकी CH2 और बेंज़ीन, ये। तो मतलब कि क्यू से जब आपके पास बनेगा तो ये बनेगा, जब क्यू में होमोलिटिकली क्लीवेज होगी। और जब आर में होमोलिटिकली क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। और जब आपके पास एस में होमोलिटिकली क्लीवेज होगा, या हाइड्रोजन जाएगा, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बनेगा। आपको बस इन चारों फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अरेंज करनी आनी चाहिए। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट बात, मतलब वही कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इनकी स्टेबिलिटी अगर अरेंज अरेंज करूँगा तो ये है मोस्ट स्टेबल। क्यों? बिकॉज़ ऑफ द रेजोनेंस। आपको पता है कि अगर आपके पास इस तरह का फ्री रेडिकल होता है, इस तरह का फ्री रेडिकल होता है, इसको लिख देता हूँ CH2 और यहाँ बना देता हूँ डॉट, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से आपका मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो ऐसा करने से ये रेजोनेंस करने लगेगा, ठीक है? तो ऐसा रेजोनेंस यहाँ पे फिज़िबल हो जाएगा, ऐसा करके यहाँ डॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा और फर्दर इसी तरीके से रेजोनेंस चलती जाएगी और ये आपने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएगा। तो सिंस यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो आउट ऑफ ऑल दी 4 ये आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। ये है आपका मोस्ट स्टेबल बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद आ जाते हैं डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड। अब जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स आपके पास होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं और जब आपके पास डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का काम करते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और फ्री रेडिकल के बारे में शायद आपको ये पता हो कि फ्री रेडिकल्स की अगर स्टेबिलिटी देखनी है, मैं लिख दूँ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के बारे में अगर कमेंट करना है, तो ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है? ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये दोनों हो गए अनस्टेबल, कम स्टेबल और ये हो गया रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल। बट ये जब स्टेबल होगा तो ये कैसे? या तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट से कह दो कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, या आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कह सकते हो। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जब भी कभी फ्री रेडिकल वाले कार्बन के बराबर में कुछ कार्बन है और उसपे हाइड्रोजन्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये है, 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये 6 के 6 हाइड्रोजन विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशंस हो जाएँगे और हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन गवर्न करता है? अगर कोई आपसे पूछे, आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी पे कमेंट करते हैं रेजोनेंस से, क्योंकि रेजोनेंस इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। सबसे पहले रेजोनेंस से बताएँगे, फिर उसके बाद रेजोनेंस के बाद रोल आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, सेकंड पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे और थर्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे और ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट से इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन कम खींच रहा है, ये कैसे कमेंट करूँ? ये जो बराबर वाला कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज़ है, यहाँ पे जो बराबर वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज़ है। इसमें अगर परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करोगे, तो वो आपके पास सबसे हाईएस्ट है और जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है, लिख दूँ क्या? परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज़्यादा हाईएस्ट होता है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। ठीक है जी? और मैंने कैसे बताया परसेंटेज एस करेक्टर? ये sp हाइब्रिडाइज़ है, तो यहाँ पे 50% आपके पास s, 50% p और ये क्या है? ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज़ है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें आपके पास कुछ 33% एस करेक्टर आ जाएगा।
तो एस कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगे तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इन दोनों में, ठीक है? और ये आपका कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा मैंने बोला था जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो कम स्टेबल होगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेबिलिटी ही अरेंज कर देता हूँ। अगर मेरे से कोई कहे कि इन चारों की स्टेबिलिटी अरेंज करो, तो मोस्ट स्टेबल कौन हो गया? मोस्ट स्टेबल तो हो गया क्यू बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस। फिर हो गया पी बिकॉज़ ऑफ हाइपर कन्जुगेशन क्योंकि सबसे पहले हमेशा रेजोनेंस सोचते हैं। रेजोनेंस के बाद हाइपर कन्जुगेशन सोचते हैं। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट सोचते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट से मैंने आपको बताया जो जितना ज़्यादा विथड्रॉइंग होगा उतना कम स्टेबल होगा। तो ये ज़्यादा विथड्रॉइंग होने की वजह से लीस्ट स्टेबल है। एस होगा लीस्ट स्टेबल, उससे पहले कौन होगा? उससे पहले तो आपका आर होगा। ठीक है जी। और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको कमेंट किस बात पे करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। मतलब ये बॉन्ड कितने प्यार से टूट जाएगा, इस पे कमेंट करने को कह रहा है कि मान लो इसको तोड़ूँ तो कितने प्यार से टूट जाएगा। तो सोचो ना, मान लो मैंने इसको तोड़ने की कोशिश करी, तो टूटने के बाद इस वाले से ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्यू, इससे बन गया ये और ये चीज़ आपकी बहुत स्टेबल है। तो अगर बहुत स्टेबल चीज़ बन रही है तो ये मोस्ट फेवरेबल होगा। तो इसका बनाना मोस्ट फेवरेबल होगा। ठीक है? तो अगर ये मोस्ट फेवरेबल होगा तो ये आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूट जाएगा तो यहाँ पे आपको लेस एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? मतलब ये आसानी से टूट जाएगा, आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम एनर्जी लगाते ही आपका ये टूट जाएगा और जिसको बनाना डिफ़िकल्ट होगा उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जिसको बनाना आसान है वो ईज़िली उसमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी कम लगानी पड़ेगी। तो मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या लेना-देना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी एक-दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। जो जितना ज़्यादा स्टेबल मैं ऐसा कह सकता हूँ जो जितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कह रहा हूँ मैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो बनने वाला फ्री रेडिकल है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसको बनाना उतना आसान होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। इस हिसाब से अगर आंसर लॉक करूँ तो फाइनल आंसर क्या लॉक करूँ? अगर मेरे से कोई कहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अरेंज करो, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उल्टा हो जाएगा, क्यू का सबसे कम होगा, पी का उससे ज़्यादा होगा, आर का उससे ज़्यादा होगा, एस का उससे ज़्यादा होगा। अब इन वैल्यूज़ को ज़रा अरेंज कर दो, इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग ऑर्डर में। तो इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग ऑर्डर में अगर इन वैल्यूज़ को अरेंज करूँ, तो ऐसा करने पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसको क्या लिखी हुई है? सबसे हाईएस्ट लिखी हुई है 132। उसके बाद क्या लिखी हुई है? उसके बाद लिखी हुई है 110, उसके बाद क्या लिखी हुई है? उसके बाद लिखी हुई है 95, उसके बाद क्या लिखी हुई है? 88। ज़रा मैंने किसको किससे मैच किया फाइनली? आप देखो ज़रा एस को किससे मैच किया? एस को मैच किया मैंने 1 से, 132 से। आर को किससे मैच किया? आर को 110 से। तो आर को पहले आर के से पहले क्यू को कर लें? एस, आर अच्छा ठीक है। आर को किससे मैच किया? आर को मैंने 2 नंबर से मैच किया। उसके बाद क्यू, क्यू को किससे मैच किया? क्यू को मैंने 88 से मैच किया। मतलब क्यू किससे मैच हो रहा है? क्यू मैच हो रहा है आपका 88 से मतलब 4 नंबर से। और फिर उसके बाद पी किससे मैच हो रहा है? पी मैच हो रहा है आपका 3 नंबर से, ये। ठीक है? तो देखो ज़रा ये आपको कहाँ दिख रहा है? 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 आपको कहाँ दिखाई देगा? 1, 2, 4, 3 आपको ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना? ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको शायद कुछ ये रिएक्शन है देखो CH4 Cl2 से रिएक्ट करके CH3Cl बना रहा है HCl और इस रिएक्शन का डेल्टा H आपसे पूछ रहा है -25 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, तो अगर सबसे पहले यही निकाल लें क्या? देखो ज़रा, मेरे पास सब कुछ दे ही रखा है, मैं बस इसकी हेल्प से क्या करूँ ना, मैं जो अननोन चीज़ है उसका डेल्टा H निकाल लेता हूँ। देखना ज़रा, अब मेरे को ये बताओ अगर लेट्स से कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दूँ। तो इन चारों से क्या करूँ, इन चारों को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूँ सो दैट कि मेरे पास फाइनली ये वाली इक्वेशन आ जाए। तो देखो आपको फाइंड आउट मतलब फाइनली चाहिए क्या-क्या? इसको मार्क कर लेता हूँ देखो। फिर CH4 चाहिए, एक तो CH4 मेरे को यहाँ रिएक्टेंट साइड पे चाहिए। Cl2 भी चाहिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट साइड पे क्या चाहिए? प्रोडक्ट साइड पे मेरे को ये चाहिए। तो ये कहाँ चाहिए? ये तो प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। और ये भी कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। तो बस अगर आपने इतना सोच लिया कि ये दोनों प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, ये दोनों प्रोडक्ट साइड पे चाहिए और ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, तो आपको यहीं से ये बात पता चल जाएगी कि इक्वेशन नंबर 5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को तो ऐड अप करना पड़ेगा ताकि दोनों रिएक्टेंट साइड पे रहें और इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट साइड पे पहुँच जाएँगे। तो जो आप इक्वेशन के साथ कर रहे हो, वो इनके डेल्टा H के साथ करो। तो इनके डेल्टा H में भी ये करो कि इन दोनों का डेल्टा H को सम अप करो, इन दोनों के डेल्टा H को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जैसे कि मान लो इसका डेल्टा H कितना है 105 किलो कैलोरीज़ पर मोल। इसका डेल्टा H कितना है 58, इसका डेल्टा H कितना है आपके पास 85 और इसका डेल्टा H कितना है 103। ये अगर आपको याद हो तो क्या होता था? ये होता था हेस लॉ,
ठीक है? हेस लॉ होता था ना थर्मोडायनामिक्स में, वो क्या बोलता था कि भई जो भी आप इन इक्वेशंस के साथ करोगे, वही उनके डेल्टा H के साथ करना, टू गेट द फाइनल डेल्टा H ऑफ द फाइनल रिएक्शन। डेल्टा H 5 आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने पे आ रहा है -25 किलो कैलोरीज़ पर मोल। ये आपके पास आ रहा है। तो लो जी, आंसर तो आ ही गया। वो तो आपसे यही कह रहा था कि करेक्ट ऑप्शन बताओ, तो करेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट था। तो ऑब्वियसली डी डी अगर करेक्ट है तो ए, बी, सी आपका इनकरेक्ट होगा। तो अगर इतना भी कर लेते हो और थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हो, थोड़ी मेहनत बचाते हो, तो आपके पास जल्दी समय में ही आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप चेक कर सकते हो, चाहो तो ये सब चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इनको भी चेक कर सकते हो। चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ, देखो। ऑप्शन नंबर ए को, बी को, सी को भी चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा, उसके लिए लेकिन थोड़ा-सा देखो भई, थोड़ा-सा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए? ये जब हमने एल्केन चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन में जब एल्केन पढ़ते हैं, वहाँ पे क्लोरीनेशन वाली जो रिएक्शन पढ़ते हैं, उसका जो मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, उस मैकेनिज़्म को आपको याद होना चाहिए। वो मैकेनिज़्म याद होना चाहिए कि इसमें इनिशिएशन स्टेप कौन था, उसमें आपके पास प्रोपगेशन स्टेप कौन था और फाइनली आपके पास जो टर्मिनेशन स्टेप होता है, वो क्या था? अगर आपको ये याद है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो सबसे पहले क्या सॉल्व करने को कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है आपसे कह रहा है इनिशियल स्टेप इज़ एक्ज़ोथर्मिक विद डेल्टा H इतना। तो देखो, अगर आपको याद हो तो उस मैकेनिज़्म का जो इनिशियल स्टेप होता था, ठीक है? थोड़ा मोटा पेन ले लेता हूँ। उसका जो इनिशियल स्टेप होता था वो क्या होता था कि Cl है, उसको क्या करा, उसको आपने होमोलिटिकली तोड़ दिया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ऐसा करने से क्या बन गया? ऐसा करने से बन गया Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ये होता था इनिशिएशन स्टेप, ठीक है ना? तो इनिशिएशन स्टेप का क्या है, डेल्टा H कितना है? -58 किलो कैलोरीज़ पर मोल। भाई आप देखो ना, आपको यहाँ दे रखा है सीधे-सीधे ये तो स्टेप कि Cl को Cl डॉट में तोड़ा तो ये प्लस का 58 है। यहाँ लिखा है -58, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। -58 थोड़ी है, ये तो +58 है। ठीक है जी? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक विद डेल्टा H नॉट -2 किलो कैलोरीज़। अच्छा, देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए भाई, वही मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। देखो, प्रोपगेशन स्टेप की अगर बात करो, तो ये वाला प्रोपगेशन स्टेप जिसमें आपके पास CH3 डॉट बनता है, ये स्टेप चाहने के लिए, ये स्टेप लाने के लिए आपको करना क्या होगा? मतलब पहले तो वो स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप क्या चाहिए? उसे चाहिए कि आपके पास CH3 डॉट बने। अच्छा, तो वो कैसे बनता था? आपके पास CH4 से जब Cl डॉट, ये वाला Cl डॉट जब इससे जाके रिएक्ट करता था, तो ऐसा करने से CH3 डॉट अलग आ जाता था और HCl अलग आ जाता था। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डेल्टा H आपको निकालना है। ये कहना चाह रहा है। अब देखो, जो भी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशंस, जो भी गिवन इक्वेशंस हैं, उनसे ज़रा सोचो कि उनमें से किस-किस इक्वेशन को यूज़ करके मैं निकाल सकता हूँ फाइनली अपना इस इक्वेशन का डेल्टा H। तो सोचो, आपको CH4 चाहिए, तो CH4 तो यहाँ से मिलेगा। आपको क्या चाहिए? आपको Cl डॉट चाहिए, तो Cl डॉट तो यहाँ भी मिल रहे हैं, चलो ठीक है। CH3 डॉट चाहिए, तो CH3 डॉट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ठीक है? और Cl डॉट भी यहाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, HCl भी चाहिए। HCl जाने के लिए आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है? ये सारी कहानी चल रही है। तो मेरे को बताओ कि मैं इन इक्वेशंस के साथ क्या करूँ सो दैट कि आपके पास इसका डेल्टा एच आ जाए। अच्छा देखो ज़रा, फाइनली मेरे को लग रहा है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि CH3 डॉट तो देखो यहाँ भी दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस और इस इक्वेशन से ही काम बन जाएगा देखना। क्या चाहिए मेरे को? मेरे को बनाना है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे बन सकता है? CH4 मेरे को चाहिए रिएक्टेंट साइड पे और HCl मेरे को चाहिए किस पे? प्रोडक्ट साइड पे। तो मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन का डेल्टा एच निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। करके देख लो चाहे तो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास H फ्री रेडिकल से H फ्री रेडिकल कट जाएगा और Cl फ्री रेडिकल आपके पास सब्ट्रैक्ट होने की वजह से इस तरफ आ जाएगा रिएक्टेंट साइड पे और ये प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा। तो आ जाएगा, देखो। तो डेल्टा H इस इक्वेशन का निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का डेल्टा H को माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 का डेल्टा H, मतलब 105 को माइनस कर दो किससे? 103 से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 2, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना भाई। +2 आ रहा है, +2 आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसने क्या दिया था? इसने दिया था आपको कि आ रहा है -2, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऐसे सिमिलरली आप तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसको भी देख लो। कह रहा है प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन इज़ एंडोथर्मिक। अच्छा देखना, अगले प्रोपगेशन स्टेप में होता क्या है? आपके पास ये जो CH3 फ्री रेडिकल बनता है ना, ये CH3 फ्री रेडिकल फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 से रिएक्ट करके फाइनली आपके पास बनाता है क्या? CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल रीजनरेट करता है। ये मैकेनिज़्म के स्टेप आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भई ये स्टेप है क्या? फिर उसके बाद जब आपको स्टेप पता होगा तो इसका डेल्टा H निकल जाएगा। अब सोचो ज़रा, इसका डेल्टा H निकालने के लिए मेरे को क्या-क्या करना पड़ेगा?
इसका डेल्टा एच निकालने के लिए कौन-कौन सी इक्वेशंस यूज़ होंगी इसको ज़रा चेक करो। मेरे को लगता है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मेरा काम चल जाएगा देखो। इक्वेशन नंबर 2 अगर पकड़ूँ तो Cl2 मेरे को रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, ये आ गया Cl2 रिएक्टेंट साइड पे। और CH3Cl मेरे को प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपको इसका डेल्टा H निकालना है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर कौन से? इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है? क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तो यही बन जाएगी देखो, ठीक है? तो डेल्टा H निकालने के लिए भी डेल्टा H ऑफ सेकंड माइनस डेल्टा H ऑफ थर्ड करना पड़ेगा। डेल्टा H ऑफ सेकंड कितना है? डेल्टा H ऑफ सेकंड है 58, डेल्टा एच ऑफ थर्ड कितना है? वो है आपके पास 85। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा -27। -27 मतलब है कि आपके पास ये एक्ज़ोथिर्मिक है विथ 27। बट यहाँ देखो उसने क्या बोला? इसने बोला एंडोथर्मिक है विथ +27। तो इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही कर रहा है बट प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहा है। और हमने अपना आंसर तो पहले ही बता दिया कि लास्ट बार जब मैंने चेक करके देखा तो रिएक्शन एक्ज़ोथिर्मिक आ रही है और -25 किलो कैलोरीज़ आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha.